हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे बीएससी नर्सिंग के लिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, बिहार नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम दे रहे हो, या फिर एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। आज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के पार्ट नंबर 4 नहीं 3 में बात करने वाले हैं। क्या इससे पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के। इससे पहले हमने डाइजेशन के भी बहुत सारे लेक्चर लगाए थे, लेकिन क्या हुआ, डाइजेशन वाला जो चैप्टर था वो हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया हमारे सिलेबस से, तो हम उसको नहीं कर सकते। वहाँ पे हमने उसको एलिमिनेट कर दिया था। देखो, हम अपने सेशन के बारे में बता दें, हम यहाँ पर डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन लगभग चैप्टर वाइज कराएंगे। आपका जो भी जितने भी चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, क्लास 12 की बायो, सारा कुछ कराने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, जितना भी आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं इसी चैनल पे। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत काम आने वाला है। भले ही आज सब्सक्राइबर कम है, लेकिन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला है जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ में जरूरी सूचना आई है कि आपको एग्जाम से अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, याद रखो। क्या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बेटर रहेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का, जो भी आपका मन हो ज्वाइन कर लेना। आज हम फिर से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चे पुराने उन्हें पता होगा कि हम 15 क्वेश्चन डेली करते हैं, उनके आंसर फिर दिए रहते हैं, और मेरी क्लासेस का बेनिफिट कितना अच्छा होता है उन्हें पता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम पूरा आपका इंग्लिश में आता है, हिंदी में पेपर आपका नहीं होता है। यूपी नर्सिंग का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अपने पेपर को जब प्रैक्टिस करो तो इंग्लिश में ही करो, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको फिर जाकर के एग्जाम में सीधे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी में पढ़ा होता है और एग्जाम आपका हिंदी में आने वाला नहीं है। तो अभी से कोशिश अगर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, क्या कहाँ पर लैग कर रहे हो, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो उसके परफेक्शन लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। डेली आओ मेरे साथ, डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो हम लाइव सेशन करें ताकि और इंटरेक्टिव हो सके, आप अपने जो डाउट पूछो लाइव में हम उसे समझा सके, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, क्योंकि बिना 1000 सब्सक्राइबर के लाइव नहीं कर सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है, टेक टीम से बात करनी पड़ेगी। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद लाइव क्लासेस डेली आपको मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की। बिलीव मी, सारी सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन करेंगे। डीपीपी नंबर 3 मैकेनिज्म एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके आपको चैप्टर मिलेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो, सबसे पहले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे चैप्टर का नाम है। मैकेनिज्म एंड ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है उसके ऊपर हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्या ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अधिकतर हिंदी मीडियम के ही बच्चे होते हैं अपने, तो मैं उनको भी साथ में लेके चलूँगा। हर एक चीज़ समझाऊंगा कि इंस्पिरेशन क्या है और ये प्रोसेस क्या है। बाकी तो थोड़ा समय लगेगा, लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन आपको देखना पूरा है। अगर नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी। जैसे कि बोला गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब बच्चा होता है कि सांस को अंदर लेना। क्या? सांस को अंदर लेना। श्वसन क्रिया होती है, सांस को अंदर लेना, उसे श्वसन क्रिया। देखो, श्वसन क्रिया में जब हम सांस को अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या? उस प्रक्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। जब हम, तो हमारा जो वॉल्यूम है, आयतन है थोरैसिक कैविटी का, वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों? जैसे कि हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वही क्वेश्चन में पूछा गया क्यों कर जाता है, उसका क्या कारण है। देख रहे हो आप, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम पढ़ रहे हैं, तो वो रीजन ही आपसे पूछ रहा है कि हमारा थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है भाई, उसका आंसर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसकी वजह से, या फिर रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या? अब देखो, आप खुद अंदर सांस लो। क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं भी जब अपने एग्जाम में बैठा करता था, ऐसे क्वेश्चन आते तो फंस जाया करता था, भाई क्या था, भूल जाता था। तो खुद पर ट्राई करके मारो, खुद के पर ट्राई करके मारो। ऐसे सांस लो, सांस लिया, आपका थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ।
उसके बाद क्या करो आप, इंक्रीज होना। अब देखो बॉडी में क्या चेंजेस है। सबसे पहले देखो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्या डायफ्राम है जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर है जो कि आपके लंग्स के नीचे रहता है। क्या लंग्स के नीचे इस प्रकार से कुछ रहता है और इस पर आपका चेस्ट की कैविटी रहती है। इस प्रकार से, यहाँ मैं नीचे थोड़ा नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार का डोम शेप का एक स्ट्रक्चर रहता है। वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, तन जाएगा। तन जाने से हमारी थोड़ा सा कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा फिर आगे क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर जाएंगी, वो भी क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। उससे क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं बच्चों इतना आसानी तरीके से, इतनी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करो। आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दूंगा। क्या, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। देखो जहां पर भी ये शब्द आ जाए पल्मोनरी का मतलब समझना सीधे कि जो भी बातें पूछी जा रही हैं आपके लंग, क्या आपके लंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पूछी जा रही हैं। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा क्लिनिकल असेसमेंट है जो कि पल्मोनरी फंक्शन करता है। स्फेगेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहाँ पे यूज होता है, ये हार्ट के कंडीशन में यूज होता है। कहाँ पे, हार्ट में यूज होता है। स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, ये भी हार्ट बीट सुनने के काम आता है। और स्फेगेनोमीटर क्या होता है, स्फेगेनोमीटर मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या होता है, बट हमारा जो इंस्पिरेशन है या एक्सपायरेशन है उसको मेजर करने के लिए हम अपना स्पायरोमीटर नाम का एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, और ये क्वेश्चन जो देख रहे हो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या, बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स कितने मिनट है, यानी कि एक सेकंड में एक हेल्दी ह्यूमन कितनी बार सांस लेता है। क्या, एक हेल्दी ह्यूमन एक मिनट में कितनी बार सांस इन और आउट करता है। तो याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी बहुत ज्यादा भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। क्या, भयंकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद रखना 12 से 16 बार एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार सांस लेता है। क्या करता है, ब्रीथ इन करता है, ब्रीथ आउट करता है, या फिर इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उसको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट एक्सपायरेशन। यानी कि ये कहता है आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट्स को सुसज्जित रूप में अरेंज करो कि हम जब क्या करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस कब होती है, पहले होती है, बाद में होती है, उसको आप इसे करो, बताओ कैसे। देखो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड रिटर्न ऑफ द डायफ्राम टू द एक्सटर्नल। बिल्कुल ये सही बात है। क्या, बिल्कुल सही बात है। क्या, हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करेगा, रिलैक्स सबसे पहले करेगा, और जो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स कर जाएगा। क्या करेगा, रिलैक्स कर जाएगा, अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे वापस आ जाएगा। क्या करेगा, पुरानी वाली पोजीशन पे वापस आ जाएगा। एंड जो स्टर्नम है आपका वो क्या करेगा, वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। स्टर्नम भी अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। समझ में आया, स्टर्नम भी अपनी पोजीशन में आ गया। देखो एक्सपायरेशन, सांस को बाहर निकलना, पहले सांस को अंदर लो, करोगे जितनी भी बॉडी में हुई है चीजें, अब सांस एकदम से बाहर निकालो। अब देखो जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आए ना वही आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या चेंज आएगा, सबसे पहला यही कि रिलैक्सेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो भी आपके यहाँ पे हैं उनका रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डायफ्राम था, डोम शेप था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, वो अब रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और आपके स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एयर डायरेक्टली बाहर चली जाएगी या फिर थोरेक्सिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मतलब पहले क्या होगा, पहले गैस बाहर निकलेगी या वॉल्यूम कम होगा। तो याद रखना सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा। तो देखो फर्स्ट सही है, यहाँ पे दूसरा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यही हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है कि यही क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम।
ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी अगर दिक्कत लगे मेरे समझाने में कि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये पॉइंट आपका मुझे नहीं समझ आया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसे फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, और हम चाहेंगे तो डाउट क्लास एक लाइव शेड्यूल कर सकते हैं, उसमें आप अपने सारे डाउट जो भी हैं आपके वो पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी आर करेक्टली लेबल। यानी कि यहाँ पे आपको ए बी सी यहाँ पे दिया गया है, डी दिया गया है, कौन इन पार्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो दर्शाता है सही नाम इनके, क्या इनके सही नाम को दर्शाता है, ठीक है। अब जब आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में तो ये देखोगे आपकी हवा क्या कर रही है, हवा इसमें तो भाई ये डायग्राम उल्टा है, गलत है। दो तीन चार पाँच छः, चलो देखते हैं, देखो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। सी क्या है, सबसे पहले सी देखो क्या है, सी समझ में आ रहा है ना। सी क्या है, सी क्या है, आपका डायफ्राम है, यही है डायफ्राम, देखो यही है डायफ्राम, क्या है ये डायफ्राम है। तो सी देखो डायफ्राम किधर है, सी नंबर पर डायफ्राम है, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, और बी ऑप्शन में भी आपका डायफ्राम मिल गया। तो अरे भैया थोड़ी सी, आप देखो समझ आया। पूछ ये रहा है भैया यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है, डायफ्राम रिलैक्स्ड है। अब बताओ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है या कि रिलैक्स है। ध्यान से जब आप दिखोगे तो यहाँ पे प्रेशर नीचे लग रहा है, दैट मीन आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली पोजीशन में है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होने वाली पोजीशन में है, क्या डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाली पोजीशन में है, ठीक। अगर अब देखोगे यहाँ पर रिलैक्स लिखा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और सी में हम ऑप्शन देकर डायफ्राम रिलैक्स लिखा तो ये भी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, और कोई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्या और सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जो भी आपको बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं जिन ऑप्शन को, आप उन्हें देखो, फिर आपका आंसर एकदम आसान हो जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन एक बार फिर से जोरदार आया, मैचिंग आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आती है और बहुत ही अच्छे मार्क्स दे करके जाती है। क्या करती है, मार्क्स आपको बहुत अच्छे से दे करके जाती है। मैचिंग बहुत ही आसान होती है, क्या होती है, मैचिंग बहुत ही आसान होती है और बहुत अच्छे खासे नंबर देके जाती है, क्योंकि बहुत आसान थी, सिंपल हर कोई कर लेता है, तो आपके से नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिया गया एक्सपायरेशन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इंस्पिरेशन में क्या होता है, क्या एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, और आपको एक ऑप्शन को 2 में मैच करना है, क्या लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक्सपायरेशन सबसे पहले इंस्पिरेशन ही देख लेते हैं, क्या इंस्पिरेशन देख लेते हैं। इंस्पिरेशन देखो इंस्पिरेशन का में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है, ड्रॉन इन होती है, यानी कि आपकी जो वातावरण की हवा है आपके शरीर के अंदर आती है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बी में देखो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है, तो बी में ऑप्शन नंबर 1 है, बी में ऑप्शन नंबर 1 है, तो ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनको आप नेग्लेक्ट कर दो, इन क्वेश्चन को आपको टच भी नहीं करना है, क्या नहीं करना, टच भी नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर, चलो ठीक है, आपको नहीं समझ आया छोड़ दो इसको, क्या छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। अब अगला देखो एटमॉस्फेरिक, देखो उसको भी बताऊंगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग 0 लेवल से ऊपर लेके जाना है, क्या 0 लेवल से ऊपर लेके जाना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, फिर जब ऑप्शन उलझेंगे आप तब उनको हम छेड़ेंगे, तब आपको समझाएंगे। अब देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्रॉन आउट, यानी कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हवा है वो बाहर निकाली गई है, क्या बाहर निकाली गई, इसका मतलब एक्सपायरेशन है, तो तीसरे का ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 इसमें नहीं है तो सीधी पहले से हट ही गया था, तो फिर से प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 नंबर प्रोबेबिलिटी बनी। फिर से अगला देखेंगे इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो हम इंस्पिरेशन कब कर सकते हैं, क्या इंस्पिरेशन कब कर सकते हैं, देखो आपको पता होगा जो प्रेशर वर्क करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वर्क करता है, क्या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वर्क करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो इंस्पिरेशन कब होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर, क्या जब हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा और बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रेशर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर भागेगा और इंस्पिरेशन कम हो जाएगा, यानी कि इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो हमारी इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर है वो लेस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि बी का 4 एक
प्रोबेबिलिटी ये भी बढ़ गई। अब यहाँ पे आप बी का 4 नहीं देख पाओगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बच्चों समझ में आया हो तो जय बोल दो भैया समझ में आ गया। क्या मतलब बोल दो जय, मतलब ऐसे ही बोला मैंने कि अरे भाई आ गया, समझ में आ गया, जोरदार समझ में आया। इस तरीके से आप जो भी बोलना चाहें, जो भी पंक्चुएशन देना चाहें वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोरदार है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रखता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपकी माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं कि आप और क्वेश्चन कर पाओ, क्या आप अपने और क्वेश्चन कर पाओ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्सिक इंक्रीजेस, थोरैक्स इंक्रीज। एसेशन रीजन में आपको पता है, एसेशन एक बात कहेगा, रीजन एक उसका कारण देगा। आपको बताना है कि कारण सही है या रीजन सही है या कथन सही है या दोनों सही है या एक सही है दूसरा गलत है, इस तरीके से बताना होता है। कुछ एसेशन कह रहा है कि हम जब सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो आपकी थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बता रहा है, दिस हैपेंस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंस्पिरेटरी मसल्स। रिलैक्सेशन से होता है, बिल्कुल गलत बात है। क्या बिल्कुल गलत बात कही गई यहाँ पे, ये मतलब रीजन बिल्कुल गलत, असर्शन तो आपका सही है। क्या अब देखो यहाँ देखो कि असर्शन आपका कहाँ पर ट्रू बोला गया है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन तो करेक्ट है ही नहीं, क्या रीजन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कट गया। अब ये देखो जहाँ पर बोला गया है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आपको पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा हो, क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रहा है कि जो कारण बता रहा है वो कारण बिल्कुल से ही गलत है। कारण बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर मूव ऑन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है, 7 हो चुका है, सॉरी 8 क्वेश्चन नंबर बहुत मस्त है, बहुत मस्त दिख रहा है, मतलब एकदम बड़ा भयंकर दिख रहा है। चलो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगला वीडियो में पार्ट नंबर 4 जब आएगा तब मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि इस क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर था। क्या क्वेश्चन नंबर HW में 8 दे दिया, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द डायफ्राम बिकम्स। अब देखो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जब हम बाहर सांस को निकालते हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है। डोम शेप्ड है वो आर्क अपवर्ड हो जाता है, ऑब्लिक हो जाता है, कॉनकैव हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। तो याद रखना जो आपका एक्सपायरेशन के दौरान ये जो आपका डोम शेप बनता है वो आर्क अपवर्ड होता है। क्या रहता है, एक्सपायरेशन में अपवर्ड जाता है। क्या अपवर्ड जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपनी नोट डायरी में लिख लो, एक कॉपी बना लो जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हो। क्या लिखते हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही ठीक है, मैचिंग है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो यार, थोड़ा हार्ड है आपके लिए। क्या ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, ये एक नेक्स्ट लेवल वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वो वाला है। क्या नेक्स्ट वाला कोई मतलब ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है, पढ़ कर सकते हो, पर थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपके लिए। अभी वो नहीं, जब हम मैराथन करेंगे, लंबी क्लासेस करेंगे, तब वो कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, आई कैन एक्सप्लेन, बट वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है अभी करना। ठीक है, आगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा, तो हम सोच रहे हैं कि चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करें। जैसे ही आपके 1 के सब्सक्राइबर आप हमारी करा दोगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम। क्या क्लासेस स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर पढ़ाना। ठीक है, तो जल्दी से करा दो। इंस्पिरेशन अकर वेयर देयर इज अ, क्या ये बोल रहा है कि इंस्पिरेशन कब होता है, जब लंग्स के रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो। देयर इज ए निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स में निगेटिव प्रेशर हो। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि एटमॉस्फेयर, याद रखना इंस्पिरेशन के लिए जो कंडीशन होती है, क्या इंस्पिरेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा होना चाहिए और पुल्मोनरी प्रेशर, क्या पुल्मोनरी प्रेशर लो होना चाहिए। क्या होना, लो होना चाहिए, तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूव करेगा और इंस्पिरेशन होगा। और अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। सॉरी बच्चों, शायद मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा था, आपको विजिबल नहीं हो रहा था, अभी मैंने स्क्रीन में देखा तो पता चला, सॉरी फॉर दैट। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके खाते में और चारों क्वेश्चन का बहुत जल्दी से हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, चलो ये भी करा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि गलत है। क्या है जो कि गलत है इन क्वेश्चन में से। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन पढ़ो। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू
into and out of the lungs is carried out by the creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere। बिल्कुल, एक क्वेश्चन कहता है कि आप जो सांस लेते हो अंदर चाहे सांस छोड़ते हो बाहर, वो प्रक्रिया जो है एक ग्रेडियंट, क्या एक प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा मेंटेन की जाती है। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा ही ये वर्क होता है। किसके? ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसके ही रीजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है diaphragm and a specialized set of muscles, external and intercostal muscles between the ribs, helps in the generation of pressure gradient between the lungs and atmosphere। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही है, आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। ये थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, क्या ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। आपका जो इंस्पिरेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। जब आप इंस्पिरेशन करते हो डायफ्राम का इंस्पिरेशन विच डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब देखो, आधी बात इनकी सही है, आधी बात गलत है। क्या आधी बात सही है, आधी बात गलत है? क्या ये कहते हैं कि जो इंस्पिरेशन है, क्या इंस्पिरेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से होता है? बिल्कुल। एक्सपायरेशन जब इंस्पिरेशन जब होता है, क्या इंस्पिरेशन होता है, सांस अंदर लेते हैं तो आपको बिल्कुल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, नो डाउट। लेकिन उन्होंने बोला कि उसके कारण से, उसकी वजह से आपका थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इंस्पिरेशन कर रहे हो भैया, इंस्पिरेशन में आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है। सरासर ये झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? और ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यही हो सकेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको एग्जाम में इसी पर टिक करके आना है, आपको इसी पर ही नंबर मिलेगा। क्या इसी पर ही नंबर मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन एक डायग्राम के थ्रू है, बहुत ईजी है। यही क्वेश्चन में डायग्राम के बारे में पूछा गया, भैया ये कौन सा डायग्राम है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यही कुछ ऐसा पूछा गया होगा, है ना? ठीक है, ये क्या खुल गया? हाँ, ये क्या खुल गया? सॉरी फॉर दिस। एक बार बैक कर लेंगे हम। हाँ देखो, देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन डायग्राम द मैकेनिज्म ऑफ एवरीथिंग व्हाट ए बी एंड सी डिपिक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या दर्शाता है, ए एंड बी सी क्या दर्शाता है? ए क्या दिखाता है, बी क्या दिखाता है, सी क्या दिखाता है? आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। क्या इस क्वेश्चन में यही पूछा गया, ए बी सी क्या दिखाता है? जब आप ध्यान से देखोगे बी, ठीक है, मैं बताऊं। अब देखो यहाँ से बाहर जा रही, क्या चीज़ें बाहर जा रही हैं, यहाँ से बाहर जा रही, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो दिखा रहा है कि जो हवा है, एयर है, वो आउट गई है। क्या आउट गई, यानी कि बाहर गई हुई है। और अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब देखो, अब हम देखेंगे कि किन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए पर आउट लिखा गया है या आउटसाइड लिखा गया है। लेकिन हम देखेंगे 13वें पे ऑप्शन नंबर ए में एयर गोज इनसाइड द टू द लंग्स। बिल्कुल ऑप्शन गलत, क्योंकि हवा बाहर गई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अंदर है, क्या अंदर, लेकिन बाहर गई। ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, ये कहते हैं एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें से हवा बाहर गई है। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि अगला कोई है, उसमें क्या है, उसमें क्या है अक्षर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो भी सकता है इन्होंने गलत किया हो या कुछ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। बी देखेंगे, बी क्या है, बी जो रिब्स है वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो देखेंगे रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। क्या रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो एयर बाहर जा रही है, एक्सपायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है। और एक्सपायरेशन की कंडीशन में क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है, डायफ्राम अपनी ओरिजिनल से आर्क शेप्ड में हो जाता है, डोम शेप्ड आर्क अपवर्ड हो जाता है, और साथ साथ में आपका जो स्टर्नम है और रिब्स है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस आ जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यहाँ पे सी, तो डायफ्राम जो है आपका आर्क अपवर्ड बोलेगा, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क अपवर्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। और एक बात बता जरूर देना, क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया कि नहीं आया, या फिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया है। क्या ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्या हम अपनी सांस अंदर लेने की या सांस बाहर निकालने की जो हमारी क्षमता है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आप खुद जानते होगे कि आप इंस्पिरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो या नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब रीज़न देखते क्या ये बताते हैं। क्या
ये बोल रहे हैं कि वी कैन यूज एडिशनल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी एब्डोमिनल मसल्स को, एब्डोमिनल रीजन के जो मसल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। क्या बात ये सही है? क्या ये बात सही है? क्या 14 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये बात क्या सही कह रहा है? अब देखते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सही कह रहा है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजंस आर द ट्रू, द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि अगर ऐसा है, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं इंस्पिरेशन की और एक्सपायरेशन की, तो उसका कारण यही है कि हम अपने एडिशनल जो मसल्स हैं एब्डोमिनल रीजन की, उनको क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे और वो एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन की जो ये स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 हो गया, 15 लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन कर पाता है कौन नहीं, और क्या क्वेश्चन कहता है। द डैश एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप। क्या आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EIM लिफ्ट अप, ऊपर जाती है, एंड द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एंड क्या करते हैं आपका स्टर्नम एंड रिब्स क्या करते हैं, फिर डैश दे दिया, इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो ये बता रहा है कि जो आपका अगर EIM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऊपर जाता है, क्या करता है, ऊपर जाता है, तो क्या होगा, याद रखना जब भी ऐसा हो तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे आप देखोगे जब आपका रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। याद रखना हमेशा, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। जब भी क्या आपका यहाँ पे बोला गया इंक्रीज होगा थोरैसिक चैम्बर में, तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर था। तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए, आप देख पाओगे अपनी सारी क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर भी आपको मेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ये PDF जो है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपको क्या दिक्कत है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, नोट चाहिए हो, तो आप हमारी काश मेडिकल अकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर लो, ठीक है। और कोई भी आपको रिलेटेड डाउट, दिक्कत एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, हमारी टीम आपको बहुत जल्दी से रिप्लाई करती है, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, यानी कि DPP नंबर 4 में एक नई ऊर्जा के साथ, जहाँ पे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे और आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर करके आओगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।